हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। क्या आज की हम इस वीडियो में टेंथ क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सेट सी और कोड 363 है। आज हम सेक्शन डी से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन ए बी सी बेटा हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी हम पी वाई क्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं प्लस जितने भी सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से पिछले पेपर्स भी ज़रूर चेक कर लेना। चलिए अब सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म सॉरी ऑफ एन एपी इज 182। एपी की पहली सेवन टर्म्स का सम कितना गिवन है? 182। तो जो चीज़ गिवन है, हमेशा एक ही बात रिपीट करता हूँ हर वीडियो में कि जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है तो प्लीज़ फॉर्मूला ज़रूर लगाया करो, वहाँ से हाफ या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एपी इज़ 182। तो देख लो, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एपी इज़ गिवन टू बी 182, यानी एस सेवन की वैल्यू बता रखी है। ओके, एस सेवन की वैल्यू बता रखी है और एस सेवन का फॉर्मूला है आपके पास n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 × d। ओके, यही है फॉर्मूला, इज़ 1 8 एंड 2। तो 2a प्लस 6d, मेरी बात को समझ गए? ये किसके इक्वल हो गया? 182, सॉरी 182 इंटू 2/7। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? अगर 2 कॉमन कर लूँ तो a प्लस 3d बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से 7 के साथ अगर इसकी कटिंग करें तो ये बन जाएगा 7 2 ज़ार 14, 4 2 42, 7 6 ज़ार 42, ये बन गया 26 × 2। ओके, तो a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? a प्लस 3d की वैल्यू आ जाएगी 26 इंटू 2/2, 2 गेट्स कैंसल आउट। तो a प्लस 3d विल बिकम 26। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में क्या आएगा? इफ़ द फोर्थ टर्म एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5। बेटा फोर्थ और 17th टर्म की रेशियो 1:5 दे रखी है। फोर्थ टर्म और 17th टर्म, दैट इज व्हाट इज गिवन। हाँ, तो गिवन इज A4/A17 इज गिवन टू बी 1:3। बात को समझ गए? ओके, अब बस अगेन इनका फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने है 1:5 एक्चुअली ये। अच्छा, अब देखो A4 क्या होता है? A प्लस 3d। A17 क्या आएगा? A प्लस 16d, ठीक है। इट इज़ गिवन टू बी 1/5। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टाइम्स A प्लस 3d विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम A प्लस 16d, है ना। तो ये बन जाएगा 5A प्लस 15d इक्वल्स टू A प्लस 16d। ओके, तो A यहाँ आ जाएगा तो 5A माइनस A विल बी इक्वल्स टू 16d माइनस 15d। तो 4A विल बी इक्वल्स टू D। तो बेटा D की वैल्यू क्या आ गई? 4A आ गई। मेरी बात को समझ गए? अच्छा, अब D की वैल्यू 4A आ गई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा, तो अगेन हमारे पास D भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो A प्लस 3D इक्वल्स टू 26, यानी कि A प्लस 3 × 4A इक्वल्स टू 26, यानी कि A प्लस 12A कितना आ गया बेटा? 26। तो 13A इक्वल्स टू 26। ओके, तो यहाँ से अपने A की वैल्यू आ जाएगी 26/13 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा? A की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं A की वैल्यू क्या आ गई? A इक्वल्स टू 2। अब A2 आ गया, A को 2 यहाँ पुट कर दो तो D8 आ जाएगा। A को 2 यहाँ पुट करेंगे तो D8 आ जाएगा। नाउ 4A इक्वल्स टू D, देयरफॉर 4 × 2 इक्वल्स टू D। तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 8। ओके, A और D आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था बेटा फाइंड दी AP। लो, हमें AP फाइंड करनी है, तो पहली 3 4 टर्म्स लिख दो इसकी बस। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी बेटा? A विच इज़ 2। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? A प्लस D विच इज़ 2 + 8 दैट इज़ 10। अगली टर्म क्या आ जाएगी? A प्लस 2D विच इज़ 2 + 8 मल्टीप्लाई, मेरी बात को समझ गए, 2 विच इज़ 2 + 16 दैट इज़ 18। ओके, तो देयर फॉर द AP इज़, तो जो अपनी AP है वो क्या बन जाएगी बेटा? फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म इज़ 10, थर्ड टर्म इज़ 18 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, जो आपका और वाला पार्ट है, यानी कि चॉइस वाला पार्ट है। चॉइस वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। उसमें क्या बेटा? उसमें भी दे रखा है दी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी पहली क्यू टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है। कितना सम दे रखा है? 63Q - 3Q²। इफ पीएथ टर्म इज -60, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी
एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द 11th टर्म ऑफ द AP। ओके, अच्छा अब देखो सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम दे रखा है 63Q माइनस 3Q²। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दे रखा है बेटा 63Q माइनस 3Q²। बात को समझ गए? ओके, तो अगर मैं Q को 1 पुट कर दूंगा तो S1 आ जाएगा 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 63 माइनस 3 विच इज़ 60 हेयर, और यही होती है अपनी फर्स्ट टर्म विच इज़ A1। बात को समझे? S1 ही हमारा A1 होता है। और अगर मैं S2 फाइंड आउट करना चाहूँ, S2 क्या होगा बेटा 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 63 इंटू 2 कितना हो गया 126 माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 114। ओके, S2 का मतलब क्या होता है बेटा पहली दो टर्म्स का सम, पहली दो टर्म्स का सम। अब देखो मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। देख लो बेटा S2 का मतलब क्या है A1 प्लस A2। बात को समझ गए? ठीक है, और उसमें से अगर मैं A1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी ना बेटा, मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। अब ये मैं सेकंड टर्म क्यों निकाल रहा हूँ, देखो पहले तो मैं S2 की वैल्यू पुट करता हूँ 114, फिर S1 की वैल्यू पुट करता हूँ 60। अब मैंने कर दिया इनको माइनस। अब देखो इनको माइनस करके क्या बन रहा है 4 आ गया, 11 माइनस 54। ठीक है, तो यहाँ से A1 कितना आ गया बेटा, A1 की वैल्यू आई 60 और A2 की वैल्यू क्या आई 54। इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा कॉमन डिफरेंस विच इज़ A2 माइनस A1। बात को समझे? इस वजह से मैंने A2 की वैल्यू फाइंड करी। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा बेटा -6। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा -6। ओके, अच्छा अब देखो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ इट्स पीएथ टर्म इज़ -60, उसकी पीएथ टर्म को -60 दे रखा है, तो उससे अकॉर्डिंग हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पीएथ टर्म का मतलब क्या हो गया AP, पीएथ टर्म का मतलब हो गया AP विच इज़ गिवन टू बी 60 हेयर। ओके, नेगेटिव साइन, तो AP का फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमारी थी 60 प्लस P वी हैव टू कैलकुलेट एंड कॉमन डिफरेंस वॉज -6 इक्वल्स टू -60। ओके, तो बेटा ये बन जाएगा 60, ए फर्स्ट टर्म आ गई थी 60, ये भी 60 है, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू 6 टाइम्स P-1। बात को समझ गए बेटा? ये -6 टाइम P-1 था ना, तो वहाँ गया पॉजिटिव हो जाएगा, ये 60 लेफ्ट साइड पे गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 120, ये 6 को कर देते हैं डिवाइड, इक्वल्स टू P-1, ये कितना आ गया बेटा 20 आ गया। तो P-1 इक्वल्स टू 20, तो अपना जो P है P कम्स आउट टू बी 21 हेयर। राइट, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा इसने। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP। इस AP की वो कह रहा है 11th टर्म भी फाइंड करके बताओ क्या। तो 11th टर्म का मतलब क्या हो गया A11, 11 टर्म का मतलब क्या हो गया A11 विच विल बी इक्वल्स टू A प्लस 10D ना। ओके, A इज 60, 10 मल्टीप्लाई D इज -6, तो 60 माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो इसकी 11th टर्म है दैट कम्स आउट टू बी 0। ओके, यानी 11th टर्म की वैल्यू क्या है 0। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर से है वो क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। उसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल पूरी तरह से सर्कमस्क्राइब है, वो क्या होता है बेटा एक रोम्बस होता है। इसकी डायग्राम बनाता हूँ, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, एनसीईआरटी का। देखो क्वेश्चन नंबर 33 हेयर, हाँ ठीक है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बेटा, दिस क्वेश्चन से इज कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये रहा, ऐसे करके कोई पैरेललोग्राम बना लो एक ऐसे करके। ठीक है, वो कह रहा है एक सर्कल है, वो पैरेललोग्राम के बिल्कुल सर्कमस्क्राइब का मतलब कि उसको चारों तरफ से टच करके जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो पैरेललोग्राम है दैट विल बी अ रोम्बस। इसको हमने रोम्बस प्रूव करना है। ये A B C और D पॉइंट मान लो। बात को समझ गए? ठीक है, इसको मान लो ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट। बात को समझ गए? ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ लिख लेंगे, लेट ABCD बी आ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। ठीक है जी, विच टचेस दिस सर्कल, विच टचेस दिस सर्कल एट 4 पॉइंट्स। कौन से 4 पॉइंट पे टच कर रहा है बेटा, ये रहे PQR एंड S। 4 पॉइंट्स PQR एंड S एट साइड्स। कौन कौन सी साइड पे PQR S है, P है AB साइड पे, ठीक है, Q है BC साइड पे, R है CD साइड पे और S है DA साइड पे। साथ में लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। मेरी बात को समझ गए?
ठीक है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, बार बार समझाया हुआ है लेक्चर वीडियोज़ में, लिंक डाल दूंगा मैं। ध्यान से इसमें करना क्या है, मैं नीचे नहीं करता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए डायग्राम के साथ। देखो करना क्या है इसमें बेटा, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, यानी अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी सेम है। हमने क्या करना है, साथ वाली साइड सेम कर देंगे तो चारों साइड सेम हो जाएंगी। कैसे होंगी अभी बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे है पहले हम यूज़ करेंगे थ्योरम 10.2 का। एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ लेक्चर वीडियोस में भी कि आपने थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम 10.2 क्या थी बेटा, कि एक सर्कल है, उसके बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट्स है, वहाँ से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ओके ना। अगर मैं ए पॉइंट को पकड़ लूँ तो यानी कि ए पी और ए एस बिल्कुल सेम होंगे। ए पी और ए एस बिल्कुल सेम होंगे। ओके, अब देखो मैं अगर बी पॉइंट पकड़ लूँ, बी पी और बी क्यू बिल्कुल सेम होंगे। बी पी और बी क्यू बिल्कुल सेम होंगे। अब मैं सी पॉइंट पकड़ लूँ, सी आर और सी क्यू बिल्कुल सेम होंगे। सी आर और सी क्यू बिल्कुल सेम होंगे। अगर मैं डी पॉइंट पकड़ लूँ, डी आर और डी एस बिल्कुल सेम होंगे। लो जी, डी आर और डी एस बिल्कुल सेम होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सबको कर देना ऐड। एडिंग, एडिंग ऑल, सबको ऐड कर देना। अच्छा, ऐड करने का बड़ा तरीका होता है कि जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो लेफ्ट में ऐड होगी, जो इक्वल टू के राइट है वो राइट में ऐड होगी। यानी ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। बात को समझ गए, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। मेरी बात को समझ गए। अब देखना बेटा ध्यान से, ए पी और बी पी को एक साथ लिख लो, ए पी प्लस बी पी इसको एक साथ लिख लिया, प्लस सी आर और डी आर को एक साथ लिख लो। अब इसको एक साथ लिखने का क्या फ़ायदा होगा, ये देखना, ए एस और डी एस को एक साथ कर लो, ए एस प्लस डी एस इसको एक साथ कर लिया। बी क्यू और सी क्यू इसको एक साथ कर लो, बी क्यू और सी क्यू को एक साथ कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखो साथ में डायग्राम पढ़िए। ए पी प्लस बी पी, ये रहा ए पी प्लस बी पी, इनको प्लस करा तो ए बी पूरा आ गया। ठीक है, फिर प्लस का साइन, सी आर और डी आर, ये रहा सी आर, ये रहा डी आर, इनको प्लस करा तो सी डी पूरा बन गया। ओके जी। अब देखो ए एस और डी एस, ये रहा ए एस, ये रहा डी एस, इनको इकट्ठा किया तो ए डी पूरा बन गया। ओके जी, चलो प्लस बी क्यू और सी क्यू, ये रहा बी क्यू, ये रहा सी क्यू, इनको इकट्ठा किया तो बी सी आ गया। यानी कि ऑपोजिट साइड्स का प्लस आ गया बिल्कुल सेम। अब देखो, अब काम करेगा अपना पैरेललोग्राम की कंडीशन। कैसे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये लो। हाँ, अब पैरेललोग्राम की कंडीशन काम आएगी, कैसे काम आएगी, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, विल बी इक्वल, जो मर्जी लिख दो। ऑपोजिट साइड सेम होंगी, यानी कि ये ए बी और सी डी आपस में सेम होगा, दैट इज़ ए बी और सी डी आपस में सेम होगा, एंड बी सी और ए डी आपस में सेम होगा, बी सी और ए डी आपस में सेम हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, ये देखो ए बी प्लस सी डी है ना, तो मैं इस सी डी की जगह यहाँ पर ए बी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए बी विल बी इक्वल्स टू, अगेन ए डी और बी सी आ गया। अब इस ए डी की जगह मैं बी सी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा बी सी प्लस बी सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी। दोनों तरफ से टू टू कैंसिल आउट, ए बी और बी सी आपस में क्या आ गए, सेम आ गए। और यही तो हमने प्रूव करना था, ये ए बी और बी सी आपस में सेम आ गए, ऑपोजिट साइड वैसे इक्वल है, यानी बी सी सी डी भी सेम हो गया, इसी तरह से ए डी सेम हो गया। तो हम इसको सीधा लिख देंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस एंड क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड। मेरी बात को समझ गए, मेरी बात को समझ गए, बिल्कुल सेम था। जब भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, हमने क्या कर देना है, साथ साथ वाली यानी कि एडजस्टेंट साइड को इक्वल कर देना है, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, नहीं 33 का। अच्छा, चॉइस वाला पार्ट भी है, देख लो फिर। In the given figure, tangents PQ and PR are drawn to a circle such that RPQ is 30 degree. ये एंगल बेटा RPQ is given to be 30. Chord RS is drawn parallel to tangent PQ. टेंजेंट PQ के पैरेलल कोड RS ड्रॉ कर रखी है, ये रही, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ RQS, ये एंगल हमने को फाइंड आउट करना है RQS। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ध्यान दो। अभी फिर से थ्योरम 10.2 आ जाएगी कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यानी कि PR टेंजेंट और PQ टेंजेंट, ये दोनों की लेंथ क्या हो गई, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब इसको सोल्व करते हैं।
तो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, मिनट, हाँ इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहले हम उसी तरह से थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, ये पी आर और पी क्यू ये दोनों सेम हो जाएंगे। पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू। अब इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, देखना, जब पी आर और पी क्यू, अब ये ट्राइंगल ले लो पी आर क्यू, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। अब देखो मैं सब पे हाथ रख लेता हूँ ऐसे करके। अब आपके पास सिर्फ ये ट्रायंगल बची है, ये इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, ये रही, ये पी आर क्यू, ठीक है, ये ट्रायंगल बची है। अच्छा अब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी तो आपस में इक्वल होते हैं। पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। पी आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेट दैम बी एक्स एंड एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है जी। अभी हम करेंगे पी आर इक्वल टू पी क्यू, देयर फोर ये मान लो, चलो इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 का नाम दे देते हैं। देयर फोर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 से इट इज़ एक्स, ठीक है, ऐसे करना सही रहेगा, ओके। और साथ में हम लिख देंगे इसका रीज़न कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, ये भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये आ गया इसका रीज़न, ओके। अब देखना इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, अभी इसी ट्राइंगल में आ जाओ, तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो छोटी क्लास की तरह। तीनों एंगल को प्लस करके, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री, तीनों एंगल को प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है जी। नाउ ये जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है प्लस ये 30 डिग्री वाला एंगल है, इनको प्लस करके क्या आ गया, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में ASP लिख दिया। तो एंगल 1 एक्स है, एंगल 2 भी एक्स है, ये 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री, 30 डिग्री माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x को फाइंड आउट करना चाहूँ, x विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री बाई 2, दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखना आगे क्या होगा बेटा, x आ गया 75 डिग्री। अब देखना ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं। अब इसका फ़ायदा होगा, ये पैरेलल दे रखी हैं तो ये z बन रही है, ठीक है, बार बार लेक्चर वीडियो में बताया हुआ है, पैरेलल लाइन है, z बन रही है। तो ये वाला एंगल x और अपना ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सेम, जो कि क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ठीक है ना। ये लेट इट बी एंगल नंबर 3। तो एंगल 3 और एंगल 2 आपस में सेम हो जाएंगे, ओके। दे नाओ नाओ पैरेलल कौन सी लाइंस दे रखी थी, देख लेते हैं, ये रहा, आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, आर एस एंड पी क्यू आर पैरेलल, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। देयरफॉर जो अपना एंगल नंबर 3 है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, ओके। यानी कि जो एंगल 3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, मेन पार्ट आ गया जो बच्चों को अक्सर नहीं पता होता। देखना बेटा, अब हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, लेट इट बी एंगल नंबर 4, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ना, ये आपस में सेम होंगे, समझ गए। मतलब हमारे पास ये एक कोड है QS, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास ये एक कोड है QS। अब देखो QS कोड है, वो इस टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, और ये जो है वो इस कोड के साथ भी एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल आपस में हमेशा सेम रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अब, नाउ एंगल 4 विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सेगमेंट थ्योरम। ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एंगल एक्स क्या था अपना, 75 डिग्री, तो एंगल 4 की वैल्यू भी क्या आ गई, 75 डिग्री, और आंसर हमारे सामने आने वाला है। कैसे, अब बेटा ये वाली ट्रायंगल को ले लो, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल को ले लो, इसमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू 75 कैलकुलेट कर चुके हैं हम, और ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। यानी कि क्या हो जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ये जो फाइंड करना है इसका नाम लिख दो RQS, इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल RQS विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 3 इज 75, एंगल 4 इज 75, RQS वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, 30 डिग्री आ गया अपना आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे।
वेट अ मिनट, 34 नंबर क्वेश्चन, इसको कैमरा एंगल में ले आए ज़रा। हाँ, अब देखना 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, 34 नंबर क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स में से आ गया। स्टैटिस्टिक्स में क्या था बेटा, 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेड, ठीक है, कितने एप्पल्स थे टोटल, 250, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो मास क्या है, 80 to 100 इन ग्राम्स, यानी 80 से लेके 100 ग्राम्स वाले कितने एप्पल हैं, 20, 100 से लेके 120 ग्राम्स वाले कितने एप्पल हैं, 60, 120 से 140 ग्राम्स वाले कितने एप्पल हैं, 70, ऐसे करके आपको एप्पल्स गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा देखो ये नंबर क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हर एक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, और टोटल कितने हैं, 250 है, यानी कि ये सबको प्लस करूँगा तो ये 250 के इक्वल आएगा, इतना तो क्लियर है बेटा। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है और ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास, यानी और ये टोटल दे रखे हैं, यानी कि इन सबको मैं अगर प्लस करूँगा तो ये टोटल 250 के इक्वल आएगा ना। तो 20, 60, 70 और 60, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 60, ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, 250 के। ओके, अब इनको प्लस कर लो, क्या बनता है, 20, 60, 80, 80 और 60 140, 140 और 70 कितना आ जाएगा, 210, प्लस एक्स इक्वल्स टू 250, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 250 माइनस 210 दैट इज़ 40। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40, एक पार्ट तो कैलकुलेट हो गया, यानी कि ऐसे एप्पल्स जिनका वेट 140 से 160 ग्राम के बीच में है, कितने एप्पल्स हैं, 40 एप्पल्स हैं, ठीक है, कितने एप्पल्स हैं बेटा, 40 एप्पल्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द मॉडल मास, मोड फाइंड करना बेटा। तो मोड आपको पता है, मोड के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ 70 हेयर, तो ये वाली बन जाएगी अपनी मॉडल क्लास, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, F1, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब बस मोड का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 70, तो इसको लिखेंगे कैसे, हेयर, हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो देयर फोर मॉडल क्लास, जो अपनी मॉडल क्लास आएगी वो क्या बन जाएगी बेटा, 70 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी थी, 70 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास थी 120 to 140, तो क्या आ जाएगी 120 to 140, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एल आ जाएगा, एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, ये सारा कुछ एग्जाम में ऐसे इंग्लिश पूरी लिख के आनी है तभी मार्क्स मिलेंगे पूरे। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, जो अपनी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा, 120, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, एच, एच का मतलब होता है बेटा क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ 140 माइनस 120, जिसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 20, ओके। अब देखते हैं आगे और क्या चाहिए होता है, और हमें चाहिए होता है F1, F1 का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 70। अब देखो बेटा सारा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा F1 की वैल्यू 70, एच की वैल्यू 20 लिख के छोड़ सकता हूँ, लेकिन कंप्लीट बता रहा हूँ कि पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है पूरा। अच्छा, अब F0 क्या था बेटा, F0 था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग का मतलब होता है पीछे, मतलब मॉडल क्लास से पिछली क्लास वाली की फ्रीक्वेंसी, समझे, ठीक है। मॉडल क्लास से पिछली क्लास कौन सी थी, ये रही, ये मॉडल क्लास है, इससे पीछे वाली क्लास है 100 to 120, उसकी फ्रीक्वेंसी है 60, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 60, ठीक है। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो पूरी की पूरी लेक्चर वीडियो मिल जाएगी आपको। F2 का मतलब क्या होता है बेटा, F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे, यानी मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास कौन सी है, 140 to 160, उसकी फ्रीक्वेंसी है 40, हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी, तो इट विल बी इक्वल्स टू 40 हियर, ओके। चलिए अब मोड का फॉर्मूला लगाओ, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, अब बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर हमारे सामने, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ H, ओके। तो L की वैल्यू थी अपने पास 120, प्लस F1 की वैल्यू क्या थी बेटा, F1 था 70, F0 कितना था 60, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 70 माइनस F0 60 माइनस F2 वॉज 40 होल मल्टीप्लाई विद H विच इज़ 20 हेयर, तो इट इज़ इक्वल्स टू 120 प्लस 70 माइनस 60 10, ये बन जाएगा 140 माइनस 60 प्लस 40 हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय
20, तो इट विल बी इक्वल टू 120 प्लस 10/40 मल्टीप्लाई 20। ओके, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान है। तो 0 0 गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर कितना आ गया 120 प्लस 5 दैट इज़ 125। ओके, तो देयर फोर मॉडल मास, तो मॉडल मास कितना आ जाएगा 125 एंड मास वाज गिवन इन ग्राम्स, तो 125 ग्राम्स विल बी आर आंसर। ठीक है, अगर यूनिट्स वाला क्वेश्चन है ना तो बेटा ये यूनिट्स के मार्क्स होते हैं, इनको ज़रूर लिख के आना। अगर 125 ओनली लिखा होगे तो हाफ मार्क कट जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 35 से इज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक जो सॉलिड है बेटा वो कौन की शेप में है, सरमाउंटेड ऑन ऑन का मतलब ऊपर, हेमिस्फीयर मतलब एक जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। पहले तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, मिनट 35, हाँ ये रहा, जो कोन है वो हेमिस्फीयर के बिल्कुल ऊपर बनाई गई है, ये रहा। मतलब ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है ऐसे करके, ये रहा, एंड दिस वन, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर कौन है कुछ इस तरह से, कुछ सॉरी गलत हो गया थोड़ा, कुछ इस तरह से। ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बेटा एक कौन है। अब इनकी डायमेंशंस देख लेते हैं, रेडियस लेंथ हाइट वगैरह कुछ भी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ईच मतलब दोनों का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो दिख भी रहा है कि ये रेडियस जो होगा वो हमेशा कॉमन ही होगा, विच इज़ 7 सेंटीमीटर हेयर इज गिवन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। एंड दी हाइट, किसकी हाइट, कोन की हाइट इज इक्वल टू डायामीटर, जो कोन की हाइट है वो डायामीटर के बराबर है। बेटा अगर रेडियस 7 है तो डायामीटर 14 हो जाएगा, यानी कि ये जो हाइट है दिस हाइट इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है, इनडायरेक्टली 14 देने की बजाय उसने क्या बोल दिया, ट्वाइस ऑफ रेडियस या फिर डायमीटर। ठीक है, तो चलिए फिर लिख लेते हैं पहले, रेडियस ऑफ क्या लिखें हम, हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कौन, दोनों रेडियस सेम ही तो हैं, रेडियस ऑफ कौन जिसको हमने क्या लेट करा है बेटा आर, इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये चीज़ें जरूर लिखनी है। नाउ द हाइट, नाउ द हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे एच। ठीक है, दैट इज डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ 14 सेंटीमीटर हेयर। ओके, ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा उसने पूछा क्या था, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम पूछ लिया बेटा। वॉल्यूम का मतलब क्या आता है, दोनों वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ तो अब क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो अपना सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इतना क्लियर है, ये चीज़ ज़रूर पेपर में लिख के आनी है, इसके मार्क्स होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना। ठीक है, अब देखो कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच डिवाइड बाई 3, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, पहले पाई आर स्क्वेयर बाय 3, एच की वैल्यू क्या थी बेटा 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 14 नहीं पुट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ देखना, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बन जाएगी यहाँ से, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया 2/3, ये 2/3 साथ में पाई है, एंड आर स्क्र मल्टीप्लाई आर क्या बन गया आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, इसके जैसा बिल्कुल सेम बन गया। ठीक है, तो ये था, इसलिए मैंने पहले वैल्यू नहीं पुट करी, क्योंकि मुझे ये दिख गया था कि इससे कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ही ईजी। तो बेटा ये जो वॉल्यूम है वो क्या बन गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी ये क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब बाई टेकिंग एलसीएम। नाउ वी विल बी इक्वल्स टू 4/3, पाई विल बी 22/7 एंड रेडियस वॉज गिवन टू बी 7। ओके, तो v विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 3 टाइम्स, तो एक 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 की कटिंग कहीं हो नहीं रही, तो ऊपर सबको कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3। 4 इंटू 22 इज़ 88, 7 इंटू 7 इज़ 49। तो बेटा 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। 88 और 49 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 9 8 ज़ार 72, 7 कैरी, 9 8 ज़ार 72 एंड 7 79, फिर 4 8 ज़ार 32, 3 कैरी, 4 8 ज़ार 32 एंड 3 35, तो ये बन जाएगा 2, 9 प्लस 2 11, 7 5 12 और 1 13, 3 एंड 1 4। ओके, तो ये क्या बन गया 4 3 1 2, कितना बन जाएगा ये 4 3 1 2। अब इनको कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आपका जो भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं, तो 3 1 ज़ार 3, तो 1 3 13, 3 4 ज़ार 12,
तो 1 एंड 1 11, 3 3 ज़ार 9, 2 2 22, 3 7 ज़ार 21 और उसके बाद ये 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो 1437.33 विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका सेक्शन डी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन ई के साथ। जो भी हम पहले सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं प्लस जितने भी PYQs डिस्कस कर चुके हैं सबका लिंक मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक करना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ई के साथ और उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।